ये कहानी काल्पनिक है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं भी काल्पनिक हैं। इस कहानी की शुरुआत एक 22 साल की लड़की से होती है। उसका नाम सना था। सना की तकलीफों को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि यही शायद अब अपने पूरे परिवार में जिंदा है। बचपन से ही सना अपने परिवार से दूर न्यूयॉर्क में रहती थी। उसके परिवार में उसकी माँ और उसकी छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था, पर वो दोनों भी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके पिता की मौत बहुत साल पहले ही हो चुकी थी और अब उसकी माँ और बहन के मरने के बाद वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी। सना को पढ़ाई पूरा किए हुए 3 साल हो गया था। अपना गुजारा करने के लिए उसे एक स्कूल में टीचर की नौकरी भी मिल गई थी। दरअसल ये नौकरी उस स्कूल के ओनर के बेटे की वजह से मिली थी। उस लड़के का नाम राहुल था। राहुल एक अच्छा और नरम दिल लड़का था। वैसे उसका परिवार काफी अमीर था, पर वो कभी इस चीज का दिखावा नहीं करता था। तो कहते हैं ना कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। राहुल में भी एक कमी थी। उसे कोई धोखा दे ये उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। राहुल सना से बहुत प्यार करता था, पर शायद सना के दिल में राहुल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ उससे प्यार करने का दिखावा करती थी। राहुल सना से शादी करना चाहता था और उसने उसे शादी के लिए कई बार प्रपोज भी किया था, पर बेचारी सना खुद को राहुल के एहसानों तले दबा देखकर उसे चाह कर भी मना नहीं कर पाती थी। पर जब भी राहुल सना को प्रपोज करता था या फिर उसके करीब जाने की कोशिश करता, राहुल की माँ उन दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी, क्योंकि राहुल की माँ इंटर रिलीजियस मैरिजेस के सख्त खिलाफ थी। उसकी माँ उस स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। सिर्फ अपने बेटे के कहने पर ही उन्होंने सना को वहाँ पर टीचर की नौकरी दी थी, पर वो सना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था वैसे वैसे सना राहुल की माँ की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी थी। राहुल जानता था कि उसकी माँ सना को कभी नहीं अपनाएगी, इसलिए आए दिन माँ बेटे में इस बात को लेकर झगड़े होने लगे थे। न्यूयॉर्क में सना एक कॉलोनी में रहती थी। 4th फ्लोर रूम नंबर 34। उसके ठीक नीचे यानी कि 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 24 में कोई 2 दिन पहले रहने आया था। एक सुबह सना अपने किचन में खड़ी कुछ बड़बड़ा रही थी कि तभी उसके फोन पर उसकी रूममेट कृतिका का मैसेज आया। वो बिल्डिंग में आ चुकी थी। अचानक एक बार के लिए पूरी बिल्डिंग जोर से हिली। तभी गुस्से में चूर कृतिका वहाँ पर आ पहुंची। कृतिका ने कहा, वो लड़का आतिफ हमारा नया पड़ोसी, उसने फिर एलिवेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। सना ने कृतिका की बात अनसुना करते हुए उससे पूछा, क्या तुमने वो अर्थक्वेक नोटिस किया? सना की इस बात को सुनकर कृतिका उसे ताज्जुब भरी नजरों से देखने लगी। कृतिका ने कहा, अर्थक्वेक? और यहाँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये न्यूयॉर्क है जो कि अर्थक्वेक जोन में आता ही नहीं, तो यहाँ पर अर्थक्वेक कैसे आ सकता है? सना ने कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? जल्दी बाहर चलो कृतिका। वो दोनों बालकनी में खड़ी नीचे 3rd फ्लोर के उस कमरे को देख रहे थे कि तभी फिर एक बार बिल्डिंग जोर से हिलने लगी। सना ने डर भरी आवाज में कहा कि वो नीचे उस कमरे में जाएगी ताकि वो पता लगा सके कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। कृतिका ने सना को वहाँ न जाने की सलाह दी। उसने कहा कि हो सकता है कि तुम वहाँ पर जाकर खुद को किसी बड़ी मुसीबत में डाल लो। कृतिका के लाख मना करने के बाद भी सना नीचे उस कमरे में चली गई। वहाँ पहुँचने के बाद सना ने आवाज लगाई, हेलो, कैन यू हियर मी? क्या कोई यहाँ पर है? तभी आतिफ गुस्से में झुंझलाते हुए वहाँ आया। उसने जोर से चिल्लाकर सना से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम अंदर कैसे आई? दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई, सना ने कहा। आतिफ ने गुस्से में कहा, तो अगर किसी का दरवाजा खुला हो तो क्या तुम उसके कमरे में घुस जाओगी? ये बात अब सना के दिल पर लग गई थी। उसने गुस्से में कहा कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ यहाँ देखने आई थी कि तुम्हारे कमरे से ये भूकंप जैसे झटके क्यों आ रहे हैं, और कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आतिफ ने कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सना ने तीखी आवाज में पूछा, एनीवेज तुम्हारे रूम से ये भूकंप जैसे झटके क्यों आ रहे थे? आतिफ ने कहा, वो मैं कुछ फर्नीचर को सही कर रहा था। सना को ये बात बहुत अजीब लगी। उसने आतिफ पर शक करते हुए कहा कि फर्नीचर ठीक करने से तो इतनी तेज आवाज और झटके नहीं आते। इसके बाद आतिफ सना से फ्लर्ट करने लगा। सना बिना कुछ कहे गुस्से में वहाँ से निकल गई। एक रात सना और कृतिका बालकनी में खड़ी थी कि तभी आतिफ के कमरे में किसी की बात करने की आवाजें सुनाई दी। सना को ताज्जुब हुआ क्योंकि आतिफ वहाँ उस बिल्डिंग में अकेला रहता था। वो दोनों नीचे उसके कमरे की खिड़की के पास गईं। सना ने उस खिड़की से अंदर झांक कर देखा। सना ने देखा कि एक करीब 65 साल का बूढ़ा इंसान जिसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, वो देखने से कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर लग रहा था। वो आतिफ से किसी बेशकीमती स्टोन के बारे में पूछ रहा था, पर आतिफ सिंपली उसे ये कहकर टाल दे रहा था कि वो किसी बेशकीमती स्टोन के बारे में नहीं जानता।
उस सीनियर ऑफिसर ने कहा कि वो स्टोन सरकार की अमानत है। उस स्टोन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 25 बिलियन यूएस डॉलर्स है। हमें वो किसी भी कीमत पर चाहिए और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे पास है। फारूक की मौत का दुख मुझे भी है, पर जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं। आतिफ ने कहा, आप अपना दुख अपने पास ही रखिए। वहाँ पर आपके डिपार्टमेंट की वजह से ही मैंने अपना दोस्त खो दिया। उस बूढ़े पुलिस ऑफिसर ने कहा, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं और अगली बार जब हम आएंगे तो तुम्हारे अरेस्ट वारंट के साथ आएंगे, याद रखना। उस ऑफिसर के जाने के बाद सना ने कृतिका से कहा, बहुत दुख की बात है कि आतिफ ने अपना दोस्त खो दिया और शायद उसका ये बर्ताव अपने दोस्त के खोने के गम की वजह से ही है। कृतिका ने कहा, हाँ हो सकता है, पर हमें इससे क्या। सना ने गुस्से में कहा कि तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो कृतिका। अगर हम किसी की तकलीफों को नहीं समझेंगे तो कल को अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया तो क्या हमारी तकलीफ भी कोई समझेगा। फारूक मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे कातिल को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। कृतिका ने सना से डिनर के लिए चलने को कहा। भूख सना को भी लगी थी, इसलिए वो दोनों अपने कमरे में आ गई कि तभी अचानक आतिफ के कमरे से चीजों की टूटने की आवाजें आने लगी और आतिफ जोर जोर से चीख रहा था। शायद वो गुस्से में चीजों को तोड़ फोड़ रहा था। सना ने कहा कि अब ये कोई भूकंप नहीं है, मैं देख कर आती हूँ कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। सना आतिफ की खिड़की से अंदर का माजरा देख रही थी। उसने देखा कि आतिफ ने ड्रॉवर से कुछ निकाला और उसे अपनी हथेली पर रखा। वो एक काले रंग का पत्थर था। शायद ये वही पत्थर था जिसके बारे में वो सीनियर ऑफिसर आतिफ से पूछ रहा था। उसने गुस्से में वो पत्थर खिड़की की तरफ जोर से फेंका। अपनी तरफ वो पत्थर आता देख सना बेहद डर गई और उसने बिना कुछ सोचे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे हवा में ही रोक दिया। ये देखकर आतिफ के होश उड़ गए। आतिफ ने कहा, ये क्या था और ये हुआ कैसे। वो सना की तरफ विस्मय भरी नजरों से देख रहा था। सना के पास अब वहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आतिफ ने वो सब कुछ देख लिया था जो सना हमेशा से सबसे छिपाना चाहती थी। सना जल्दी से अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। वो बहुत डर गई थी क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई इंसान उसे अपने असली रूप में आते हुए देखे। उसने कृतिका से कहा कि हमें ये जगह आज ही छोड़ना होगा। अभी वो कृतिका से बात ही कर रही थी कि तभी डोरबेल बजा। इससे पहले कि सना कृतिका को रोक पाती, उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। आतिफ अंदर आया और उसने सना से तुरंत पूछा वो सब क्या था। सना खुद को बचाने के लिए बातें बनाने लगी। सना ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। आतिफ ने कहा, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। सना ने कहा, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आतिफ ने कहा, मुझे इसका जवाब चाहिए कि तुमने उस पत्थर को हवा में ही कैसे रोक दिया। तभी बीच में कृतिका ने टोकते हुए कहा, शायद मेरा यहाँ पर रहना ठीक नहीं, इसलिए मैं बाहर ताजी हवा लेने जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। सना ने कहा, मेरे पास तुम्हारे फालतू सवालों के जवाब देने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी। आतिफ ने गुस्से में कहा, अभी तो मैं जाता हूँ, पर याद रखना सना, जो बर्ताव तुमने मेरे साथ किया है वो तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। उस रात सना राहुल के साथ बाहर घूमने आई थी और इत्तेफाक से कृतिका भी घर पर नहीं थी। उसी वक्त आतिफ चुपके से अंदर आया और उसने सना के कमरे में एक कैमरा छुपा दिया ताकि वो सना की हरकतों को रिकॉर्ड कर सके और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। अगली सुबह जब सना ने कृतिका को देखा तो सना परेशान हो गई क्योंकि कृतिका की तबीयत खराब थी। शायद उसे बुखार और जुकाम था और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। कृतिका ने सना से रिक्वेस्ट किया कि वो उसे अपने मैजिक से ठीक कर दे। पहले तो सना ने मना कर दिया और फिर उससे कृतिका की हालत देखी नहीं गई, इसलिए सना ने कृतिका को अपने मैजिक से ठीक करने के लिए हाँ कह दिया। उसने तुरंत अपने मैजिक से सना को नॉर्मल कर दिया, पर शायद ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि आतिफ ने अपने स्पाई कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अगले दिन वो सना के स्कूल आया। सना ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आतिफ ने कहा, ये वही स्कूल है ना जहाँ पर तुम पढ़ाती हो भूतनी टीचर। सना ने गुस्से में कहा, अपना बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। आतिफ ने कहा, निकलोगी तो तुम सना, वो भी इस दुनिया से, जब साइंटिस्ट तुम्हारे शरीर के हर हिस्से पर अपना दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करेंगे और तुम हर एक दिन मौत के लिए तरसोगी। आतिफ ने सना को वीडियो दिखाया। सना ने डरते हुए कहा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे चैन से जीने दो। आतिफ ने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। अब बात करने का ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आज शाम को मिलो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। ये कहकर आतिफ वहाँ से चला गया। तभी वहाँ राहुल की माँ आ गई। वो सना से पूछने लगी कि वो लड़का कौन था, क्या तुम उसे जानती हो।
सना उन्हें बताती है कि वो उसका पड़ोसी है, क्योंकि आज हमारी कॉलोनी में एक मीटिंग है, इसीलिए वो मुझे बताने के लिए यहाँ पर आया था। राहुल की माँ ने सना पर शक करते हुए फिर उससे पूछा कि क्या राहुल इस लड़के के बारे में जानता है। सना ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, मैं वैसे भी राहुल से कुछ नहीं छुपाती। राहुल की माँ सना से कड़े शब्दों में कहती हैं, तुम्हारे स्टूडेंट कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम अभी और इसी वक्त अपनी क्लास में जाओ। सना ने उनसे माफी मांगते हुए कहा कि मैं इसके बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ये कहते हुए सना उन्हें एक फीकी सी मुस्कान देती है। इसके बाद राहुल की माँ वहाँ से चली जाती हैं। शाम होने के बाद सना आतिफ के पास गई। सना गुस्से में थी। उसने कहा, बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए। पहले तो सना को लगा कि आतिफ उससे मदद के बहाने उसका इस्तेमाल करना चाहता है, पर तभी आतिफ ने रोने से सूरत बनाए कहने लगा, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मेरे दोस्त फारूक की मौत का इंसाफ। उसके कातिलों को मैं किसी भी कीमत पर पकड़वाना चाहता हूँ और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो उसके कातिलों को पकड़वाने में, क्योंकि तुम अपनी मैजिकल पावर से कुछ भी कर सकती हो। सना ने कहा, मैं मैजिक जानती हूँ, इसमें कोई शक नहीं, पर मैं ईश्वर नहीं हूँ। ये सारी चीजें मैं चुटकियों में कर दूं। ये मैजिकल पावर्स मुझे और मेरी बहन को मेरी माँ से मिली थी, पर अफसोस कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अब अकेली हूँ, एकदम अकेली। मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं तुम्हारी मदद हर पॉसिबल वे में करूँगी। वो लड़का आतिफ, उसकी मदद मत करना। क्योंकि वो तुम्हारी मौत की तरफ ले जाएगा। मेरी बच्ची, इसकी मदद भूल कर भी मत करना।